हेलो दोस्तों, आपका इस आईएएस सर्वोदय में स्वागत है। आज हमारा 8 दिसंबर, आज का जो हमारा न्यूज़ है ये 8 दिसंबर का है। तो इसमें अगर आज का जो जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। जो भी अगर आप 68 बीपीएससी दे रहे हैं या सीट 9 देंगे, यानी अगर यूपीएससी बीपीएससी जो भी एग्जाम देंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा आपके लिए। और इसको अगर अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी हमारे आगे आने वाले जो नोटिफिकेशन होंगे वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए आज का जो टॉपिक हमारा है, अपने टॉपिक की ओर चलें। आगामी ये लोन की वार्षिक किस्त का बढ़ना तय, ये हमारा टॉपिक है। रेपो दर में भी बढ़ोतरी हुई है। आखिर आप समझेंगे कि रेपो दर होता क्या है। पहले हम इस बात को चलेंगे चाहिए कि क्या होती है रेपो दर। तो रेपो रेट वह दर होती है जिस पर कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। ठीक है। जब बैंकों के लिए उधारी महंगी हो जाती है तो वे उसका बोझ ग्राहकों पर डाल देते हैं और अधिक ब्याज दर लोन देते हैं। मतलब ये है कि रेपो रेट बढ़ने पर होम लोन और कार लोन जो है आपका, होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन महंगा हो जाता है। जैसे अभी सुनने में आ रहा है, चाहिए न्यूज आ रही है। आरबीआई महंगाई कम करने के लिए बैंकिंग सिस्टम के अतिरिक्त फंड को सोखकर बाजार में मांग को कम करने के लिए इसमें वृद्धि करता है। ठीक है। अगर आगे समझेंगे अभी हम कि महंगाई के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, या कहते हुए आरबीआई के जो गवर्नर हमारे हैं, आरबीआई शक्तिकांत दास ने उन्हें कहा है कि आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में 35 आधार अंकों की वृद्धि करने का ऐलान किया है। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की पिछले 3 दिनों से चल रही बैठक में 6 में से 5 सदस्यों ने मई 2022 के बाद रेपो रेट में एक और बढ़ोतरी का समर्थन किया है। अगर इस वृद्धि के बाद अगर बात करते हैं, रेपो रेट अभी वर्तमान में 6.25% हो गया है। इसके साथ ही ये भी तय हो गया है कि बैंक जल्द ही होम लोन, ऑटो लोन, दूसरे व्यक्तिगत कर्जों के अलावा कॉर्पोरेट लोन में भी बढ़ोतरी करेंगी। मतलब बढ़ोतरी में बढ़ाया जाएगा लोन। पिछले 7 महीनों की अगर बात करें, 7 महीनों के दौरान रेपो दर में 5 बार 2.25% की बढ़ोतरी की जा चुकी है। आगे ये भी कहा जा रहा है कि आपका एफडी पर बढ़ सकता है ब्याज। मतलब ग्राहकों को जमा पर मिलने वाले ब्याज का निर्धारण भी मोटे तौर पर रेपो रेट से ही तय होता है। यानी रेपो रेट में बढ़ोतरी होने पर बैंक जो है एफडी पर ब्याज दर बढ़ा देते हैं, और रेपो रेट में कमी से लोन सस्ता होता है और ईएमआई घट जाती है। ये हमारा ये चीज़ है। अब देखिए इस साल का हम देखेंगे चीज़ों, तो अगर देखा जाए कब बढ़ी और कब 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 बढ़ी है रेपो रेट। 4 मई 2022 को 0.4%, 8 जून 2022 को 0.5%, 5 अगस्त 2022 को 0.5%, 30 सितंबर 2022 को 0.5% और 7 दिसंबर 2022 को 0.35%। ये सब बढ़ा है जी। देखिए यहाँ पर है, कहा है शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई के खिलाफ अभी लड़ाई कभी खत्म नहीं हुई है। 2022-23 के लिए महंगाई दर के लक्ष्य को 6.7% पर बरकरार रखा गया है। देश की आर्थिक विकास दर के अनुमान को 7 से घटाकर 6.8% किया गया है। पिछले 7 महीनों के दौरान रेपो रेट में अगर बात करें तो 2.5 बार में 2.25% बढ़ाई जा चुकी है। रेपो रेट के बाद से होम लोन, ऑटो लोन 1.15% महंगे हो चुके हैं। ये चीज़ें हमारे शक्तिकांत दास ने बताई हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है एनजेएससी को लेकर, हालांकि अभी लगातार एनजेएससी पर टॉपिक आ रहा, मैंने जिक्र भी किया था, इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। कोलिजियम क्या होता है, एनजेएससी क्यों लाया गया था, कौन, इसको आप देख सकते हैं। चीज़ पिछले डिस्कस कर चुका हूँ चीज़ें। फिर टॉपिक आया है आज कि राज्यसभा में बुधवार को, जैसे कि कल अगर बात करें, हमारे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति चुन के आए हैं, जिनका चुनाव हुआ है, नए जो उपराष्ट्रपति हैं उनका कल सदन में फर्स्ट दिन था। जो उपराष्ट्रपति हमारे हैं राज्यसभा में, इनका फर्स्ट पहला दिन था कल। तो राज्यसभा में बुधवार को अपने पहले ही संबोधन में सभापति जो हैं जगदीप धनखड़, वो जो है सभापति, राज्यसभा सभापति जो जगदीप धनखड़ हैं, उन्होंने जहां सदस्यों को संसद और सदन के संवैधानिक अधिकारों और गरिमा को याद दिलाई, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि सदन और संसद की इस गरिमा को अक्षुण्ण रखना हम सभी का दायित्व है। इस मौके पर उन्होंने जजों की नियुक्ति के लिए लाए गए न्यायिक नियुक्ति आयोग, जो है जिसको हम एनजेएससी कहते हैं, उससे जुड़े जो कानून को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के 2015 के उस फैसले पर भी सवाल खड़े किए। वे संसद ने सर्वसम्मति से पारित होने के बावजूद भी कोर्ट ने यह कहते हुए इसे रद्द कर दिया था कि न्यायपालिका और संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि इसका रद्द होना संसदीय संप्रभुता से गंभीर समझौता है और लोकतंत्र के तीन अंगों को लक्ष्मण रेखा का सम्मान करना चाहिए। इस हमारे उपराष्ट्रपति ने कहा है। आगे है कि नोटबंदी के फैसले से रिकॉर्ड तलब, मतलब नोटबंदी के फैसले पर लगातार इस पर भी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, ध्यान देते रहिए टॉपिक में क्या चल रहा है चीज़ें। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक को बुधवार को निर्देश दिया है कि वर्ष 2016 से
₹1000 और ₹500 के नोटों को बंद करने के फैसले से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करें, ये कहा है केंद्र को। आगे चलें तो कहर बढ़ पाएंगे नई मिसाइल से लैस सुखोई 30। अब देखिए इससे क्या है, तो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले दुश्मनों की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना में सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान से को नई मिसाइल से लैस कर रही है। स्वदेशी हाई स्पीड लो ड्रैग मिसाइल से लैस सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान दुश्मनों पर कहर बरपाने वाले हैं। यह मिसाइल वायु से सतह पर 250, देखिए 250 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक लक्ष्य को मार करने में सक्षम है। मिसाइल Su-30 जो है आपको लड़ाकू विमानों की क्षमताओं को और बढ़ाएगी। अगर बात करें नई हाई स्पीड लो ड्रैग मिसाइल 250 किलोमीटर से अधिक लक्ष्य को मार करने में सक्षम भी है ये। और इस मिसाइल के साथ क्या होगा कि वायुसेना और अधिक आक्रामक तरीके से दुश्मन के सैन्य शिविरों और आतंकी जो ठिकाना है उसको नेस्तनाबूद कर सकेगी। तो ये चीजें हैं। आगे चल रहे हैं आपको, तो आगे चले हम, तो कहा जा रहा है सहकारी क्षेत्र में जवाबदेही बढ़ाने के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश। मतलब विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 को पेश किया। उन्होंने पेश किया है लोकसभा में, ठीक है, पेश किया गया है। इसका मकसद क्या होगा, इस सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना और इसकी चुनाव जो प्रक्रिया में सुधार करना है। इसका जो मेन मकसद क्या है इस विधेयक का मतलब ये है, मेन मकसद ये है कि सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और जवाबदेही बढ़ाना और इसकी चुनाव जो प्रक्रिया है सुधार करना है। जो विधेयक लाया गया है संशोधन विधेयक, यह भी लोकसभा में गया है, ठीक है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने उक्त विधेयक को पेश किया है, लेकिन कांग्रेस और द्रमुक सहित ज्यादातर विपक्षी दलों के सदस्य ने विधेयक को अस्थायी समिति के पास भेजने की मांग की है। आगे आरक्षण नीति में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि मौजूदा आरक्षण जो नीति है उसमें बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण के लिए 50% की अधिकतम सीमा को कम करने और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC जिसको बोलते हैं उसके लिए 27% अधिक आरक्षण बढ़ने की केंद्र की योजनाओं के बारे में प्रश्न पूछा गया था। अगर बात करें तो ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को ऐतिहासिक फैसले में आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग EWS के बाद हो रहा है उस 2019 में शुरू किया गया 10% रिजर्वेशन जो दिया गया है उसके आरक्षण को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। ये चीज उन्होंने कहा है। आगे हम टॉपिक चले, कहा जा रहा है मुस्लिम ईसाई बने दलितों को नहीं दे सकते SC का दर्जा। मतलब मुस्लिम ईसाई जो बने जो दलित है उसको नहीं दे सकते SC का दर्जा। अगर देखा जाए इसे बात करें हम तो कहा जा रहा है केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि दलितों को SC का दर्जा नहीं दे सकते। दलील दिया गया है कि संविधान, यहाँ पे दलील दिया गया है कि संविधान जो है अनुसूचित जातियां आदेश 1950 किसी असंवैधानिकता से संग्रसित नहीं है। इसमें ईसाई तथा इस्लाम को इस कारण बाहर रखा गया क्योंकि छुआछूत वाली व्यवस्था इन दिनों धर्मों में मौजूद नहीं थी। समय समय पर इसमें शोषण हुए हैं मगर इससे कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को छोड़कर अन्य धर्म मानने वाले किसी व्यक्ति को SC का सदस्य नहीं माना जाएगा। अगर बात करें हमारी न्यायिक प्रणाली जो है का काम बेहद ही सुस्त है। सुस्त जो करता है निराश। हाईकोर्ट का कहना है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक क्रियान्वित न्यायालय के असंवेदनशील जो है दृष्टिकोण की आलोचना किया है। कहा है कि हमारी जो न्यायिक प्रणाली है उसका काम बेहद धीमा है और सुस्त है जो न्याय की मांग करने वालों को जिससे निराशा पैदा होती है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि नैनीताल जो हाईकोर्ट है उसने फेसबुक पर लगाया है 50,000 करोड़ का जुर्माना 50,000 का जुर्माना लगाया 50,000 का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फेसबुक पर फर्जी ID के माध्यम से फोटो एडिट करके अश्लील वीडियो बनाकर ठगी करने के विरुद्ध दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई किया है। और मुख्य न्यायाधीश जो वहाँ के हैं न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति RC खुलबे को खंडपीठ ने फेसबुक पर जवाब दाखिल नहीं करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए 16 फरवरी तक जवाब प्रस्तुत करने का एक और मौका दिया है। पूर्व में कोर्ट ने फेसबुक से 8 सितंबर 2021 को 3 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा था लेकिन फेसबुक ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। आगे चलते हैं चीज़ें। हार्नबिल, देखिए ये भी चीज़ें आपका है कि जब हार्नबिल महोत्सव है पर संस्कृति की झलक। मतलब पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी कोहिमा में नागालैंड की राजधानी कोहिमा में हार्नबिल महोत्सव पर भी सुमी कबीले की महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में सांस्कृतिक
प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया। ये हमारा पीटी का क्वेश्चन हो सकता है। विश्व को दिशा देने का अवसर, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बढ़िया से चीज़ों को नोट कर सकते हैं इसमें, कि हमारा अभी G20 को अध्यक्षता संभालना, भारत ने अध्यक्षता कर रहे हैं, उसके लेके है, G20 को लेके है कि भारत ने इसी 1 दिसंबर को G20 देशों के समूह की अध्यक्षता को संभाली है। क्या हमारे G20 के ऊपर ही है ये टॉपिक। जो कहा जा रहा है कि इस जिम्मेदारी को लेकर मोदी सरकार कितनी गंभीर है, इससे जो है पता पिछले दिनों इसे लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से ही पता चलता है। उन तैयारियों से भी जो देश के विभिन्न स्थानों पर हो रही है। G20 जैसे विश्व के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के संगठन का नेतृत्व करना देश के लिए एक प्रतिष्ठा का भी विषय है। बहुत ही अच्छा है ये। आगे चलें कि इसमें कहा जा रहा है कि आपका G20 के बारे में, G20 के सदस्य देशों की कुल आबादी अगर बात करें तो विश्व के लगभग 2/3 जनसंख्या जितनी है पर चूंकि विश्व के सभी देश और लोग एक सूत्र और जुड़ी व्यवस्था से बंधे हुए हैं, लिहाजा यह मानकर चलना भी उचित होगा हमारे लिए कि दुनिया समस्त 8 अरब आबादी का जिम्मा न केवल उनकी सरकारों बल्कि G20 पर भी है। G20 संगठन विश्व सरकार तो नहीं है, लेकिन वैश्विक शासन और सामूहिक कार्य की एकमात्र विश्वसनीय माध्यम जरूर है ये। और कई मामलों में संयुक्त राष्ट्र की शिथिलता और सफलता के मद्देनजर G20 आज अधिक प्रासंगिक बन गया है। भारत समेत जो ब्राजील है, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, ठीक है, तुर्की, सऊदी अरब और अर्जेंटीना जैसी उभरती शक्तियों का जो ध्यान, स्थान और सम्मान संयुक्त राष्ट्र में नहीं मिल पाया है, वह G20 ने प्रदान किया है। G20 की अगर बात करें तो G20 की शक्ति की अगर बात किस गुण में है, ये जो सदस्य देशों पर बाध्यकारी कानून को लागू करने वाला औपचारिक अंतर सरकारी संगठन नहीं है। ये के गुण के बारे में बात कर रहे हैं G20 के बारे में। तो G20 जो क्या करता है, तो देशों को साझा बयान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से काफ़ी भिन्न होता है, काफ़ी ये अलग होता है चीज़ें। और इसके निर्णय से क्या होता है, इसके निर्णयों में सख्त अंतर्राष्ट्रीय कानून और अनुपालन के निहितार्थ नहीं होते हैं इसमें। ये गुण की बात किया जा रहा है G20 के बारे में। यही वजह है कि हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन, जो शिखर बैठक के अंत में तमाम जो भू राजनीतिक मतभेद था और तनाव था, उसके बावजूद कम से कम एक संयुक्त घोषणा पत्र आया जिस पर सभी देश ने हस्ताक्षर किए हैं। आगे इसको और भी है चीज़ें कि क्या है कि भारत जो है लोकतंत्र की जननी कहलाता है। व्यापक विमर्श, परामर्श और तथा आम सहमति बनाना हमारे राजनीतिक चरित्र में निहित है। कश्मीर से लेकर अगर बात करें हम, कश्मीर से लेकर अंडमान द्वीप तक G20 के कार्यक्रमों का आयोजन देश को विश्व के कल्याण के कर्तव्य पथ पर जागरूक बनाए रखेगा। और वहीं क्या होगा कि G20 के सदस्य जो देश हैं और जो गैर सदस्यों के साथ सैकड़ों बैठक का संचालन वैश्विक शासन के डगमगाते कदमों को अस्थिर करेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अगर देखा जाए तो महाशक्ति का दर्जा सिर्फ आर्थिक विकास में तेज वृद्धि या सैन्य बल में इजाफा करने मात्र से नहीं प्राप्त होता है। सॉफ्ट पावर और वैश्विक संस्थान के माध्यम से भी प्रभाव फैलाना भी उतना ही जरूरी होता है। इस लिहाज से अगर बात करें तो G20 की मेजबानी भारत के लिए बड़ा अवसर लेके आई है। संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर इसमें अंशदान करना भारत के लिए पुनर्जागरण का संकेत होगा। आगे हमारा सुशासन को शक्ति देने वाला ई-रुपया के बारे में देखिए। ई-रुपया के बारे में भी चल रहा है, चूँकि 1 तारीख से लागू हो गया 1 दिसंबर से। ये भी बहुत सारे इस पर आर्टिकल आए हैं, आज भी आपका भी यहाँ भी आगे भी नेक्स्ट आर्टिकल है इसका ई-रुपया के बारे में। तो बहुत ही अच्छे टॉपिक, इस पर आप नोट्स बना कर रख लेना चाहिए, चाहे यूपीएससी के लेकर हो अगर या अदर पीटी वगैरह में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी पीटी में या बीपीएससी पीटी में। क्या है, अगर बात करें हम कि नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद से भारत क्या है, तो भारत सरकार द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में अगर बात करें तो डिजिटल इंडिया जो है, जैसे अभियान भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब यह सिलसिला डिजिटल रुपये तक पहुंच गया है। बीते 1 दिसंबर को देश के 4 शहर कौन मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में डिजिटल रुपया का इस्तेमाल का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। ई रुपया के चलते जो है लोगों की नकदी पर निर्भरता कम होगी। इस तरह के लेन देन में कोई हार्ड करेंसी की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वॉलेट टू वॉलेट इसका लेन देन होता है। ई रुपया जिस वॉलेट में रखा जाएगा उसे आरबीआई मुहैया कराएगा और बैंक लेवल केवल बिचौलिए का काम करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसी, आईडीएफसी फर्स्ट और यस बैंक से खुदरा डिजिटल रुपये लिए जा सकेंगे। ठीक है, लिए जा सकते हैं। अगली कड़ी में अहमदाबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, पटना, शिमला, मतलब फर्स्ट फेज में भी अगर बात करें 4 शहर में लागू किया गया है। कौन कौन था हमारा, जस्ट बताया आपको, अभी यहाँ पे बताए थे आपको कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में 4 शहर में भी लागू हो गया है। बाकी अगली फेज में क्या होगा आपका, जो अगली कड़ी में हमारा अहमदाबाद, गुवाहाटी,
अहमदाबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, पटना, शिमला और आदि शहरों में भी इसका चलन होगा। ई रुपये के लेन देन में बैंकों को इसकी जानकारी नहीं होगी, यह सीधे एक वॉलेट से दूसरे में वॉलेट में जाएगा। डिजिटली आप बात कर रहे हैं कि चुनौती क्या क्या है, डिजिटलीकरण की चुनौती क्या क्या हो सकता है। तो डिजिटलीकरण जो हो रहा है, इसकी चुनौतियां जैसे जैसे घटेंगी अर्थव्यवस्था वैसे वैसे सघन होगा। इसकी चुनौतियां जो है जैसे जैसे घटेगा, कम होगा, तो वैसे वैसे अर्थव्यवस्था और सघन होगा। भारत डिजिटल सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर में बढ़ रहे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक आदर्श गंतव्य है। विगत कुछ वर्षों में अगर बात करें तो निजी तथा सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप प्रदान किया गया है। भारत में गवर्नेंस के चलते सुविधाओं को बढ़ना और चुनौतियों का कमजोर होना देखा जा सकता है। किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि का हस्तांतरण डिजिटल गवर्नेंस का एक प्रदर्शी उदाहरण है। ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई सुविधा, ई अस्पताल, ई याचिका, ई अदालत आदि ई गवर्नेंस को संयुक्त रूप से ताकत दे रहे हैं। अगर बात करें हम ई रुपया डिजिटल टोकन आधारित, तो ई रुपया है क्या, ई रुपया के बारे में अगर विशेष रूप से जाने ई रुपया होता क्या है, तो ई रुपया क्या है, तो ई रुपया डिजिटल टोकन रहित एक व्यवस्था है जिसे केंद्रीय बैंक जारी करता है। कौन जारी करता है, ये भी पूछा जाता है, जिसे केंद्रीय बैंक जारी करता है। इसका मूल्य क्या होगा, तो इसका मूल्य जो है बैंक में लेन देन वाले नोट के समान ही, जो हम बैंक में जो लेन देन करते हैं रुपये से, नोट से, उसी के समान ही इसका मूल्य है। और इसे कैश की तरह 2000, 500, 200 और 200 और 100, 50 रुपये और बाकी मूल्य वर्ग में जारी किया जा सकेगा। और ये रुपये के चलते मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग जब मामला होता है उस पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, इससे लगाम लगेगा उस पर। आगे कहा जा रहा है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने डिजिटल मुद्रा शुरू करने के लिए रिजर्व के बैंक के निर्णय का स्वागत किया है। पर ई रुपया को अपनाने के लिए व्यापारिक जो है समुदाय के बीच एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करना होगा। इसमें कोई दुविधा नहीं कि रुपये का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा और नकदी के जो प्रबंधन में क्या होगा, तो आपका में कमी आएगी। जाहिर है कि लोगों के जेब में नगद लेकर रुपये की चलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, कहा जा रहा है कि क्या होगा कि लोगों को जेब में नगद जो रुपया लेकर चलते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या होगा, ई रुपया जो है बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी काम करेगा। बहुत ही एक अच्छा चीज़ है, पॉजिटिव है कि ई रुपया कहा जा रहा है कि बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी काम करेगा। जैसे कि अभी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो बिना नेट का नहीं होता है, तो ई रुपया जो है आपका बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी काम करेगा। इसके चलन से डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, जिसके लिए सरकार बरसों से प्रयासरत है। क्योंकि हर सिक्का के दो पहलू होता है, यहाँ भी ये भी चीज़ें कहा जा रहा है कि हर सिक्के का दो पहलू होते हैं। इसलिए ई रुपया के चलन से होने वाले लाभ के साथ साथ संभावित नुकसान की भी चर्चा होनी चाहिए। उसके जो लाभ है वो तो चर्चा कर ही दिए, लेकिन नुकसान भी क्या हो सकते हैं इसके बारे में चर्चा करना जरूरी है। इस तरह के लेन देन से क्या होगा, पूरी तरह निजता संभव होगी। यह कहना मुश्किल है कि ये सरकार की निगरानी में संचालित होगा। ई रुपया पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, ये भी कहा जा रहा है ई रुपया पर कोई ब्याज नहीं मिलने वाला है। आरबीआई ने साफ कह दिया है कि यदि डिजिटल रुपया पर ब्याज दिया गया तो बाजार में अस्थिरता आ सकती है। ठीक है, इसलिए इस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ई रुपया का पायलट प्रोजेक्ट करीब 1 महीना चलेगा। इसके बाद ही इसके विस्तार से जुड़ी चुनौतियां और कमियों को ठीक से अंदाजा मिलेगा। मतलब जब तक 1 महीना ही चलेगा उसके बाद इसकी कमी और इसमें जो क्या, इसमें परेशानी क्या हो रही, कमी क्या हो रहा है, चुनौती क्या क्या आ रही है, सब पता चलेगा। ई रुपया पारंपरिक मुद्रा का एक डिजिटल संस्करण है। ई गवर्नेंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि ऑनलाइन सेवा से है। लोकतांत्रिक देशों में सरकार लोक सशक्तिकरण की प्राप्ति के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती रही है। भारत में 1970 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग और 1970 में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ इस दिशा में कदम बढ़ाया गया था। पिछली सदी के अंतिम दशक में कंप्यूटरीकरण ने इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को मजबूती की ओर धकेला और 1991 में उदारीकरण के बाद क्या हुआ, तो भारत जो है सुशासन की राह पर चल पड़ा। अगर बात करें कि साल 2005 में सूचना का अधिकार और 2006 में राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना ने इसे और पुख्ता कर दिया। मोदी सरकार के शासनकाल में डिजिटलीकरण को एक नया आसमान देने का प्रयास किया गया हुआ है और नतीजतन इस शासन का एक ऊंचाई पर पहुंचा है। और साफ है कि ई रुपये के चलन से सुशासन की दिशा में भी एक कदम बढ़ाने का काम किया गया है। ये पढ़ सकते हैं, आपको साइबर सेंधमारी से बचाव के लिए पुख्ता की तैयारी किया जा रही है, इसमें दिया गया है। और मजबूती हुई ग्रामीण आर्थिक की, इसको भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ फिर आ गए हम लोग, जस्ट अभी डिजिटल रुपया के बारे में चर्चा की, फिर यहाँ पे आपको है डिजिटल रुपया के बारे में फिर चर्चा किया गया, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, उसमें अच्छा चीज़ है, इसमें भी होगा, वो भी डिजिटल, मतलब आपका ई रुपया से रिलेटेड है ये। तो आरबीआई जो गवर्नर हमारे शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा है डिजिटल रुपया जो है यूपीआई से अलग भिन्न होगा, क्योंकि यूपीआई से होने वाला भुगतान बैंक के माध्यम से होते हैं। समझिए ये बातों को, कैसा होगा ये रुपया। तो जबकि क्या है कि डिजिटल करेंसी या रुपये का भुगतान एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में होता है और इसमें किसी दूसरे की कोई भूमिका नहीं होती है। गत 1 दिसंबर से आरबीआई की तरफ से डिजिटल रुपये के खुदरा इस्तेमाल का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। आरबीआई की तरफ से भी कहा गया है कि पेपर नोट के भुगतान के मामले में जो नियम लागू होते हैं वही नियम, देखिए कहा जा रहा है कि पेपर नोट के भुगतान के नियम
के मामले में जो नियम लागू होते हैं वही नियम डिजिटल रुपये के भुगतान में भी लागू होंगे, वो भी वही नियम वहाँ लागू होंगे। ठीक है, जैसे कि निश्चित के बाद जैसे कि एक निश्चित सीमा के बाद डिजिटल रुपये के भुगतान पर भी पैन कार्ड देना होगा और पेपर नोट की तरह एक सीमा तक ही इसे भुगतान किया जा सकता है। और ये भी कहा था हमारे शक्तिकांत दास ने, जो आरबीआई गवर्नर है, कि डिजिटल रुपये की प्रमुख खासियत यही होगी, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। उन्हें कहा कि पेपर नोट को आप जब आपस में लेन देन करते हैं तो तीसरे व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि किसे रुपया दिए गए हैं, क्योंकि यह सूचना बैंक के पास भी नहीं है। ऐसे ही डिजिटल रुपये में होगा। आरबीआई ने कहा कि यूपीआई के माध्यम से लेन देन में बैंक इंटरमीडिएट का काम करता है। उन्हें कहा कि पेपर नोट के लिए ग्राहक बैंक जाता है और नोट बैंक से लेता है और अपने पर्स में रख कर चला जाता है। ठीक वैसे ही डिजिटल करेंसी में भी होगी। अब देखिए यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। कहा जा रहा है आपका कि यूपीआई से भुगतान करना और होगा आसान, मतलब कह रहा है कि यूपीआई से और आसान होगा ये चीज़, क्योंकि यूपीआई से भुगतान को आरबीआई ने और आसान बना दिया। ग्राहक भविष्य में किसी खास भुगतान को पहले ही ब्लॉक करवा सकेगा और तय समय पर उसका अपने आप भुगतान हो जाएगा। ग्राहक यूपीआई के माध्यम से इस प्रकार का भुगतान एक से अधिक बार कर सकेगा। इससे ग्राहकों को प्रतिभूति खरीदने को लेकर क्या होगा, ई कॉमर्स में भुगतान में सहूलियत होगी। और एनपीसीआई जल्द ही संबंध में अलग दिशा निर्देश जारी करेगा, जल्द ही करेगा निर्देश इस पर जारी। बीबीपीएस के माध्यम से प्रोफेशनल सेवा की फीस, टैक्स, शिक्षा फीस, किराए आदि का भुगतान कर सकेंगे। और एनपीसीआई भारत बिलो लिमिटेड जो है सो जल्द ही इस मामले में विस्तृत निर्देश जारी करेगा ताकि इस प्लेटफॉर्म से सभी प्रकार के भुगतान किए जा सकें। बहुत ही अच्छा चीज़ है। अब देखिए कहा जा रहा है देश में 50 सालों तक पहुंची 5G स्पेक्ट्रम सेवाएं। अश्विनी वैष्णव जो मंत्री हैं, सरकार ने बुधवार को बताया है कि हमारे दूरसंचार जो सेवा है वो प्रदाताओं के 1 अक्टूबर 2022 से देश में 5G सेवाएं उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है और पिछले महीने में तक 50 शहरों में 5G सेवाएं शुरू हो गई है। लोकसभा में प्रोफेसर सौगत राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दूरसंचार जो मंत्री हमारे हैं अश्विनी वैष्णव ने ये बताया है कि जो दूरसंचार सेवा प्रदाताओं जो ने सूचित किया है कि वे वर्तमान में अपने उपभोक्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त लागत के 5G से लैस उपकरणों के साथ 5G सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इसको आप देख लीजिए। आगे है नए क्लेवर में आएगी फसल बीमा योजना। कहा जा रहा है किसी क्षेत्र पर जो जलवायु परिवर्तन के बढ़ते संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और कारगर बनाने की कोशिश की जाएगी, जिससे क्या होगा आगामी वित्त वर्ष 23-24 के आम बजट में फसल बीमा योजना के क्लेवर में एक समुचित बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। इसके लिए 15,500 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया जा सकता है। प्रधानमंत्री फसल जो बीमा योजना है आपका पीएमएफबीआई के मौजूदा स्वरूप पर कई राज्यों ने आपत्तियां भी जताया है, इसे खुद को अलग कर दिया है और अगर योजना में संशोधन किया जाता है तो बाकी राज्यों को फिर से इसमें शामिल होने का मौका दिया जा सकता है। ये भी अच्छा टॉपिक था आपका। देखिए हमारी निर्मला सीतारमण जो है केंद्रीय वित्त मंत्री जो है भारत की सबसे शक्तिशाली महिला बनी है। फोर्ब्स की रिपोर्ट आई है उसमें विश्व की 100 में से 36वां स्थान मिला है और शीर्ष 50 में लगातार चौथी बार शामिल हुई है, मतलब लगातार 50 टॉप 50 में चौथा बार शामिल हुई है। ठीक है, 2022 में 36वां, 2021 में 37वां, 2020 में 41वां और 2019 में 34वां रैंक पर थी। इसमें अब बात करें इसमें टॉपिक कौन है, तो अगर बात करें इसमें तो जो यूक्रेन युद्ध के दौरान सक्षम नेतृत्व के साथ कोविड-19 महामारी से निपटने के यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर जो है लेन सूची में शीर्ष पर है, ये 1 नंबर पे है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड दूसरा स्थान पर हैं ये, और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ये तीसरे स्थान पर है। इस बात को समझेंगे चाहिए। आगे अगर देखें हम तो कहा जा रहा है आगे कि प्रकृति को बचाने के लिए कनाडा में सम्मेलन शुरू हो रहा है। मतलब कनाडा के मॉन्ट्रियल जो शहर है वहाँ आपको क्या होगा, करीब 2 सप्ताह तक चलने वाला जैव विविधता पर सम्मेलन शुरू हो गया। COP15 शुरू हुआ है और सम्मेलन में भारत सहित 96 देशों के करीब 20,000 प्रतिनिधि शामिल होने जा रहे हैं और प्रतिभागियों में मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, पर्यावरण विशेषज्ञ और संगठन पदाधिकारी भी शामिल है। इसमें होगा क्या, तो इसमें आपको सम्मेलन में प्रकृति पर जो हो रहा नुकसान को रोकने के लिए कार्य योजना बनाने पर विचार होगा। इसकी 2023 तक पूरा करने के लिए समझौता होगा इस पर। और नवंबर में मिस्र में हुए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन के बाद पर्यावरण सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र में ये दूसरा प्रयास है। आगे हमारा है विभिन्न विश्वासों मान्यताओं की विविधता का घर है भारत अमेरिका। मतलब कहा जा रहा है कि अमेरिका ने भारत की प्रशंसा करते हुए ये कहा है कि भारत विभिन्न विश्वासों और मान्यताओं की विविधता का घर है। बाइडेन प्रशासन ने कहा कि सभी की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता के लिए भारत को प्रोत्साहित करना जारी रखेंगे। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था ये भी। आगे चलेंगे तो आगे हमारा है, देखिए आप पढ़ लेंगे इसको। डिजिटल चेहरे से पहचान डिजी यात्रा के बारे में से बताया गया, ये भी आपका अच्छा आर्टिकल है, इसको आप पढ़ सकते चाहिए। साइंस टेक का ही है ये आपका। ये भी आपका है कि ई रुपया कैसे काम करता है। देखिए ई रुपया कैसे काम करता है, ये भी आपका अच्छा आर्टिकल है। ये ई रुपया के बारे में जैसे भी मैंने अभी डिस्कस किया उसी के बारे में है ये।
इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी एक और है, इंटरनेट में हर मिनट लाखों सर्च ईमेल आज भी इंटरनेट की दुनिया में हर मिनट लाखों सर्च और संदेश ईमेल आज भी सबसे आगे है। उसको भी डाटा इसमें दिया गया है, साइंस टेक का भी टॉपिक होगा, पढ़ सकते चाहिए। ठीक है, तो मैंने आज तक जहाँ तक था जो भी अच्छे टॉपिक्स थे उसको मैं डिस्कस किया हूँ, और अब आप लोगों से यही कहूँगा कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, और जो भी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि क्या होगा कि आपका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।